नमस्कार दोस्तों, इस नक्शे को गौर से देखिए। ये है दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल सी, साउथ चाइना सी। एक ऐसा समुद्र जिसके अलग अलग हिस्सों पर 7 देशों का दावा है, और इन दावों में एक ऐसा भी है जिसके बारे में खुले में बहुत कम बातें होती हैं। हम बात कर रहे हैं चीन के दावे की। ये समुद्र छोटे छोटे टापुओं, डूबे हुए रीफ और चट्टानों से भरा है। ज्यादातर टापू इतने छोटे हैं कि वहाँ रहना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की लड़ाई सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आज हम समझेंगे चीन इस पूरे समुद्र को अपना क्यों मानता है, उन्हें इससे क्या मिलेगा, तेल, मछलियाँ, मिनरल्स या स्ट्रेटेजिक पावर, और सबसे अहम वो कहानी जो चीन अपने लोगों और पूरी दुनिया को सुनाता है, जिसके बिना इस दावे को समझना नामुमकिन है। ये कहानी हमें 1600 के दशक में ले जाती है। एक अमीर चीनी व्यापारी ने एक नक्शा बनवाया, दक्षिणी चीन सागर का नक्शा, जिसमें पूरे समुद्र और उसके टापुओं को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ दर्शाया गया था। इस नक्शे में ट्रेड रूट्स भी दर्ज थे जो चीन के पूर्वी तट से इंडोनेशिया और हिंद महासागर तक जाते थे। इन टापुओं पर उस समय कोई स्थायी बस्ती नहीं थी, लेकिन चीन मछुआरे और व्यापारी तूफान आने पर यहाँ रुकते, मछलियाँ पकड़ते और बर्तन सिक्के छोड़ जाते। पुरातत्वविदों को आज भी यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन और पुराने सिक्के मिलते हैं, लेकिन तब चीन को इन्हें अपना देश का हिस्सा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए ये बस दूर के पत्थर थे जिनकी कोई खास कीमत नहीं थी। सन 1800 के आखिर में फ्रांस ने वियतनाम और आसपास के इलाकों को उपनिवेश बना लिया, जिसे तब इंडो चाइना कहा जाता था। इससे चीन और जापान दोनों नाराज हुए। 1930 में जापान ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जल्द ही दक्षिण चीन सागर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये समुद्र जापान की झील बन चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अमेरिका ने जापान को हरा दिया और जापान को ये सारे टापू छोड़ने पड़े। अब सबको डर था जो पहले दावा करेगा वही मालिक बनेगा। यहीं से शुरू हुआ इन टापुओं पर दावा करने का खेल, द स्क्रैम्बल। 1946 में चाइना ने भी अपने जहाजों के साथ इन बड़े टापुओं पर गई और वहां झंडा गाड़ दिया। अमेरिका से मिले युद्धपोतों पर सवार होकर उन्होंने इन टापुओं पर कब्जा किया और फिर बनाया एक ऐतिहासिक नक्शा, 11 डैश लाइन। इस नक्शे में लगभग पूरा साउथ चाइना सी घेरा गया था। संदेश साफ था, ये पानी हमारा था, है और रहेगा। लेकिन 1949 में चाइना में गृह युद्ध हुआ और देश 2 हिस्सों में बंट गया, मेनलैंड चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों ने वही नक्शा रखा, बस मेनलैंड चाइना ने 2 डैश हटा दिए और इस तरह बना आज का मशहूर 9 डैश लाइन। 1960s में पता चला कि इस समुद्र में तेल और गैस है। फिर तो जैसे सभी देशों की नींद ही उड़ गई। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया सब ने अपने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। 1974 में चीन और दक्षिणी वियतनाम में भिड़ंत हुई। चाइना ने पैरासल आइलैंड पर पूरा कब्जा कर लिया, जिसमें 70 वियतनामी सैनिक मारे गए। इसके बाद से यहाँ नौसेना, हवाई पट्टियां और मिलिट्री बेस बनने लगे। अब ये इलाका बन चुका था द पाउडर केक ऑफ एशिया। 1982 में दुनिया के देशों ने अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी पर सहमति बनाई। इसके अनुसार हर देश अपने तट से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा रख सकता है और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में संसाधनों पर अधिकार रख सकता है। लेकिन ये नियम 9 डैश लाइन से मेल नहीं खाते थे। चीन ने अनक्लोज साइन तो किया, लेकिन अपने दावे से पीछे नहीं हटा। 2016 में फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस जीता। कोर्ट ने कहा चीन का दावा कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन चीन ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। चाइना के लिए 9 डैश लाइन सिर्फ एक समुद्री दावा नहीं है, ये उनकी राष्ट्रीय कहानी का हिस्सा है। ये नक्शा हर चीनी पासपोर्ट में छपता है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि ये इलाका विदेशी ताकतों ने छीना था। अब इससे वापस लेना राष्ट्रीय पुनर्जागरण का हिस्सा है। यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ कानून या संसाधन का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय गर्व और पहचान का सवाल बन चुका है। आज इस समुद्र में तनाव बढ़ रहा है। चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपीन नौकाओं को टक्कर मार रहा है, रेफ्ट काट रहा है और इलाकों में अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। साउथ चाइना सी दुनिया का वो भू राजनीतिक चौक पॉइंट है जहां आने वाले सालों में टकराव और भी बढ़ सकता है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।